आज से हम लोग अध्याय 2 बहुपद शुरू करेंगे, जिसमें से हम लोग प्रश्नावली 2.1 के तहत उसकी आधारशिला देखेंगे, यानी उसमें से एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली शुरू होने से पहले क्या कुछ दे रखा है। तो हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में, क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नाम है हम लोगों का बहुपद, तो हम लोगों को बहुपद के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है 20 मिनट का हो सकता है 30 मिनट का हो, लेकिन इसको देखने के बाद आप लोगों को बहुपद के विषय में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 9th में आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी होंगी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि आधा टाइम आपका ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान निकल गया होगा। तो हम लोग उस 9th को कवर करते हुए चलेंगे इसमें कि 9th में जो बहुपद था, चैप्टर था बहुपद पॉलिनोमियल्स, तो उसमें से क्या था, ठीक है, उसको कवर करते हुए हम लोग अपनी आधारशिला बनाएंगे। उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी डाउट नहीं रहेगा बहुपद के विषय में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं बहुपद। तो कहता है कि कोई बीजीय व्यंजक मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग से युक्त होने पर बहुपद कहलाता है। अब ये चीज़ तो आपके ऊपर से निकल गई होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, कक्षा 8 में 7 में खूब पढ़ी है, उसको बताए दे रहे हैं हम आपको, बीजीय व्यंजक नाम से। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता था? बीजीय व्यंजक की जो परिभाषा होती थी, यानी जो उसको समझने का कॉन्सेप्ट होता था, वो कहता है कि कोई चर, कोई भी चर हो, मान लीजिए x है ना, y है, कोई भी चर हो, या अचर, कोई अचर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई चर या अचर अथवा इनका सामूहिक रूप, या कह सकते हैं अथवा इनका समूह, अथवा इनका सामूहिक रूप। सामूहिक रूप से मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके से लिखे हो सकते हैं 2xy, या लिखे हो सकते हैं प्लस का 2x, इनका सामूहिक रूप है ना। कहता है गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से, अगर जो इनका सामूहिक रूप कोई चर अथवा अचर या इनका सामूहिक रूप अगर जो मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त है। मौलिक गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या होती हैं? आप लोग जानते होंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं, मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह होते हैं, ठीक है, से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक क्या था? क्योंकि बीजीय व्यंजक के बाद ही बहुपद को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा होती है कोई चर अथवा अचर, ठीक है, या इनका सामूहिक रूप मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है, जिसमें से मौलिक गणितीय संक्रिया के जो चिन्ह होते हैं वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग होते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जो 7th 8th स्टैंडर्ड का था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बहुपद, जो हम लोगों को पढ़ना है 9th से और 10th में, ठीक है। तो बहुपद क्या कहता है कि कोई बीजीय व्यंजक, अब वहाँ पर था कोई चर या अचर, तो कोई चर या अचर भी कह सकते हैं, या इनका सामूहिक रूप, अथवा आप कोई बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। यहाँ पर तो लिखा है कोई बीजीय व्यंजक मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, यानी मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग से युक्त होने पर बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक चीज़ आती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या है। अगर जो आपने ले रखा है 6, आपने अगर जो लिखा 6, तो क्या बताएंगे क्या ये बहुपद है? 6 क्या बहुपद है? जी बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि 6 कोई चर या अचर अथवा बीजीय व्यंजक है ना, बीजगणितीय व्यंजक हो तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा बहुपद होता है। तो 6 को बहुपद कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 के गुणे आप लिख सकते हैं x की घात 0, और x की घात 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो x की कोई चर, तो यहाँ चर भी उपस्थित है, x मान सकते हैं इसकी जगह, या y 0 मान सकते हैं, यानी y की घात 0 मान सकते हैं। तो कोई चर तो यहाँ पर उपस्थित है, उसकी घात 0 हो गई होगी, इसलिए उसका मान 1 हो गया रहा होगा। ये बात अगर जो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप 6x लिख सकते हैं भाई, या 6xy लिख लिया हम लोगों ने, 6xy, ये भी आपका क्या है, बहुपद है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 2x², या लिख सकते हैं आप 6x + 1 लिख सकते हैं, बोले भैया 6x + 1 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2x² प्लस का 6x लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं 5x²
प्लस का 4x है ना, प्लस का 3, बोलिए भाई है कि नहीं, इसमें घात हैं, चर है, अचर है, इनका सामूहिक रूप है और मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह जोड़ घटाना गुणा भाग ये लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं पसंद है, आप y में लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि आप x में लिखें, आप x में लिख सकते हैं, y में लिख सकते हैं, z में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7y + 4, आपने y में लिख लिया, आपको y में अच्छा लगता है अचर तो ये हमारी बात हो गई बहुपद की। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को हर एक बुक में आपका अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। कहीं पर उसको चरों के आधार पर बांट दिया गया है, कहीं पदों के आधार पर बांट दिया गया है, कहीं पर घातों के आधार पर बांट दिया गया है। लेकिन हम लोग इसको इकट्ठे देखेंगे कि कितने तरीके से आखिरकार बांटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, बहुपद के प्रकार में से इसको पहले तरीके से बांटा जा सकता है चरों के आधार पर। चरों के आधार पर अगर जो आप मतलब समझना चाहें तो चरों के आधार पर का मतलब होता है कि वो x चर पर बहुपद है, कि y चर पर है, कि z चर पर है, या किसी अन्य चर पर है। एक चर पर बहुपद है यानी कि कहीं पर उसमें x ही आ रहा है पूरे बहुपद में, या फिर कहीं पर x y भी आ रहा है ना। तो इससे पता चलता है कि एक चर में बहुपद है कि दो चरों में बहुपद है ना। अब वो जिस चर में बहुपद है वो चर कौन सा है, तो इसको हम लोग आगे नीचे डिटेल से देखेंगे। दूसरा क्या है, संख्याओं के आधार पर बहुपद। अब संख्याओं के आधार पर बहुपद का क्या मतलब हुआ, संख्याओं के आधार पर बहुपद का मतलब हुआ कि वो संख्या किस रूप की है ना, जिन पर बहुपद है। जैसे मान लीजिए लिखा होता आपको √2x + 4 लिखा होता, ठीक है, √2x बाहर है भाई रूट के +4 लिखा होता। तो ये समझिए यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या अगर जो आप देखें तो है ना, और ये एक नॉर्मल संख्या यानी एक पूर्णांक है ना। अब पूर्णांक को परिमेय कह सकते हो। तो अगर जो इसको आपको कहना पड़े तो क्या कहोगे कि ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। भाई एक संख्या परिमेय हो गई, ये वाली परिमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई, तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। अगर जो इस तरीके से लिखा होता आपका, मान लीजिए 2x² + 6x लिखा होता, ये भी पूर्णांक है आपका, ये भी पूर्णांक है ना, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है ना। तो कई तरीके से कह सकते हैं कि पहली बात तो ये x चर पर बहुपद है यानी एक चर का बहुपद है। इसके बाद पूर्णांकों पर अगर जो देखते, पूर्णांकों के आधार पर देखते तो ये पूर्णांकों का पर बहुपद है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हमारा वास्तविक संख्याओं पर था, ये पूर्णांकों पर है। और जो लिखा होता आपका इस तरीके से 2/3x + का 4y या 4/3y, ठीक है। तो ये क्या होता, ये आपका भाई ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा है संख्याओं के आधार पर बहुपद। देखिएगा ध्यान से फिर रिपीट करिएगा। पहला क्या है, चरों के आधार पर, दूसरा है संख्याओं के आधार पर, तीसरा है पदों के आधार पर। यानी कोई बहुपद लिखा है तो उसमें पद आखिरकार कितने दे रखे हैं। पद जैसे मान लीजिए ये 2 दिया है, ये 2x दिया है, तो यहाँ पर एक ही पद हुआ भाई। कितना पद हुआ, एक पद। क्यों, क्योंकि भाई जोड़ या घटाव का निशान लगा के आगे कुछ तो लिखा है, अगर जो लिखा नहीं है। क्यों, अगर जो 2x + 6 लिखा होता तो ये 2 पद हो जाते, एक पद ये, एक पद ये, है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे है कि 2 × x कर दे तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो यहाँ आपको बताया जाए आपकी जानकारी के लिए कि जब गुणे भाग में चीज़ें लिखी होती हैं, गुणे भाग में चीज़ें लिखी होती हैं तो उनको हम लोग अलग पद काउंट नहीं करते। जब तक वो जोड़ घटाना से अलग नहीं होगा तब तक हम लोग उसको अलग पद काउंट नहीं करते। तो 2x y z कितना भी बड़ा लिख दें, अगर जो ये गुणे और भाग में लिखे हुए तो ये पूरा एक पद है। जब यहाँ पर प्लस लगा के मान लीजिए 2 लिख दिया आपने, तब ये 2 पद ही हो गए, ठीक है। तो पदों के आधार पर इस तरीके से है कि एक पद है कि 2 पद है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है, ठीक है। अब है आपका घातों के आधार पर। घातों के आधार पर मतलब क्या है, घातों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अधिकतम घात उसकी कितनी है। जैसे देखिए ये मान लीजिए लिखा है 3x³ + का 4x लिखा है, तो घातों के आधार पर कितने घात का बहुपद, भाई अधिकतम घात यहाँ पर कितनी लगी है, 3। अधिकतम घात कितनी लगी है, 3। तो ये 3 घात का बहुपद है। यानी इसको अगर जो हिंदी में लिखे आप त्रिघात कह सकते हैं, है ना, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, बहुपद। ये बात समझ रहे हैं। अगर जो इस तरीके लिखा होता 2x + 4, तो यहाँ पर चर की घात कितनी है, चर की अधिकतम घात एक ही तो है भाई, यहाँ तो कोई घात ही नहीं है। तो जो लिखा होता है इक्वेशन, या जो इक्वेशन लिखी होती है उसमें से हम लोग देखते हैं कि जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है ना। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर 3 था, थी तो एक भी, लेकिन हमको ये एक से मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ से अधिकतम घात से 3 से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कितने घात वाला ये बहुपद है, तो एक घात वाला है। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने 4 तरह से बांटा हुआ है किसको, बहुपद के प्रकारों को।
तो चार तरीके से देखने को मिल सकती हैं चीज़ें। चरों के आधार पर बहुपद आप बांट सकते हैं, आप संख्याओं के आधार पर बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं, पदों के आधार पर बांट सकते हैं कि कितने पद हैं, घातों के आधार पर बांट सकते हैं कि कितनी घात है। ठीक है, अब हम लोग पहले पॉइंट पर आते हैं, हम लोगों का जो है चरों के आधार पर। चरों के आधार पर अगर जो आप बहुपद को बांट रहे हैं तो उसमें किस तरीके से चीज़ें आएंगी उसको देखते हैं। कहता है किसी बहुपद में जितने चर उपस्थित होते हैं उसे उतने ही चरों वाला बहुपद कहते हैं। किसी चर में जितने बहुपद किसी बहुपद में जितने चर उपस्थित होते हैं उतने ही चरों वाला बहुपद कहते हैं उसको। फिर से रिपीट करेंगे कि किसी बहुपद में जितने चर उपस्थित हैं उसको उतने ही चरों वाला कह देंगे। जैसे केवल यक्स है पूरे में, अब घात कितनी लगी है आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको घात कितनी लगी है उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब केवल इससे है कि उसमें चर कितने आए हुए हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया 2x + 4, अब क्या है क्या नहीं हमको केवल देखना है चर कितना है, एक चर है यक्स, तो ये एक चर वाला हो गया। ठीक है, अब आपने लिखा 2xyz तो कितने चर वाला हो गया, 3 चर वाला हो गया। घात कितनी है, पद कितने हैं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन चर कितने हैं, 3, 1 2 3 लिखा होता 2x + y, चर कितने, 1 2 चर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कितने चरों वाला हमारा बहुपद है। तो देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा। अब जो चरों के आधार पर भी इनको भाग में बांटा गया है तो उसका पहला भाग है कि एक चर। ठीक है, क्या है, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, या एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद में आप लोग क्या करेंगे देखते हैं। एक चर वाले बहुपद में देखिए ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर उपस्थित हो, जिनमें केवल एक चर उपस्थित हो। अब वो यक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा है 4x है ना, ये एक चर पर बहुपद है भाई, एक ही चर है। जैसे लिखा हुआ है 4x² + 5, बोलिए भाई ये भी एक ही चर, तो एक ही है, पद कितने हैं क्या लेना देना हमसे, चर तो एक ही है। अब मान लीजिए लिखा होता 6y² + y, अब बोलिए इसमें भी एक है कि ना। मान लीजिए लिखा होता आपका 7z³ एक ही चर है, बोलिए भाई एक ही चर है। अगर जो लिखा होता आपका 8z² + 2, अब बोलिए इसमें भी एक ही चर है। कहीं से आपको दो चर तो नहीं दिख रहे, जिसमें अगर जो यक्स है तो यक्स है, इसमें पूरी जगह में यक्स है तो इसमें भी यक्स है। यहाँ पर एक बार वाई आ गया तो वाई है, दो जगह है, लेकिन है तो एक ही चर तो कहेंगे। अगर जो आपसे पूछा जाए कि चर कौन सा है इसमें तो वाई बताएंगे, तो एक चर वाला बहुपद हुआ ये। और जेड भाई इसमें तो जेड एक ही चर है, इसमें भी जेड एक ही चर है। ठीक है, अब ये पद कितने हैं इससे लेना देना नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं चरों के आधार पर। तो चर एक चर वाले सारे बहुपद हैं जो हम लोगों ने उदाहरण में देखे। अब हम लोग देखते हैं कौन से बहुपद, दो चरों वाले बहुपद। कितने चरों वाले, दो चरों वाले। ऐसे बहुपद जिनमें दो चर उपस्थित हों। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें दो चर उपस्थित हो। कितने चर, दो चर है ना, दो चर होंगे तो उनको दो चरों वाला बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपको जैसे लिखा होता कि 4xy, अब बोलिए है कि नहीं इसमें दो चर है ना। आपको लिखा होता 5x² + y, बोलिए दो चर हो गए x और y। अब घात कितनी लगी है, पद कितने हैं, कोई लेना देना नहीं है। आपका लिखा होता 6x + 4y। ठीक है, आपका लिखा होता 7z + 9y है ना। घात कितनी भी लगी होती, मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 उठाया, z की पावर लगा दी 4 प्लस का यक्स कर लिया, बोलो घात कितनी लगी है, कोई मतलब नहीं है। चर कितने हैं, तो हमारा ये दो चरों वाला बहुपद है। ये भी दो चर हैं भाई, इसमें भी एक्स वाई दो चर हैं, इसमें भी एक्स वाई, इसमें जेड वाई है, इसमें जेड यक्स है, तो दो चर वाले हुए। अब बात करते हैं हम लोग तीन चर वाले बहुपद। कौन सी बात करते हैं, तीन चर वाले बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनमें तीन चर उपस्थित हों। क्या, ऐसे बहुपद जिनमें तीन चर उपस्थित हों। ठीक है, तो तीन चर का मतलब भाई तीन चीज़ें आ जाएंगी, एक्स वाई जेड आ जाएगा या पी क्यू आर आ जाएगा। जरूरी थोड़ा कि एक्स वाई जेड ही हो, चर पी क्यू आर भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने लिखा 3xy z, बोलो भाई तीन चर हो गए आपके। आपने लिखा 5x² प्लस का 7y और प्लस का z, लिखा भाई। आपने लिखा 5xy² प्लस का जेड यक्स, ठीक है, तीन चार हो गए, यक्स एक वाई एक जेड। ठीक है तो तीन ही, यक्स वाई जेड। आगे आपने लिखा यक्स प्लस वाई प्लस जेड, बोलिए भाई तीन चार हो गए, है कि नहीं।
तो ये 3 चरों वाले बहुपद हो गए। तो इसी तरीके से हमारा 4 चरों वाला बहुपद हो सकता है, 5 चरों वाला बहुपद हो सकता है, 6 चरों वाला बहुपद हो सकता है। ठीक है भाई, इतनी तरीके से बहुपद हमारा हो सकता है। तो अब आगे नहीं बढ़ते हम लोग, 3 चरों तक सीमित है भाई, 3 ही चर आ सकते हैं हमारे बहुपद में। अब 4 चर आ रहे हैं तो 4 चरों वाला कह दीजिए, 5 आ रहे हैं तो 5, लेकिन हम लोगों को कोर्स में केवल 1 चर वाला देगा, 2 चर वाला देगा, या बहुत से बहुत ज़्यादा 3 चर वाला देगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोगों ने अभी देख लिया हुआ था कि चरों के आधार पर बहुपद है ना, कि कितने चर होंगे तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर हमारा था कि संख्याओं के आधार पर बहुपद। संख्याओं के आधार पर बहुपद का मतलब क्या है कि जो भी उसमें चर और अचर हमारे दिए होंगे, थोड़ा सा समझिएगा, कोई जो भी चर और अचर दिए होंगे उनके गुणांक क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं हैं, या परिमेय संख्याएं, या वास्तविक संख्याएं, या अपरिमेय। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7x + 4 लिख दिया भाई, तो 7 हमारा क्या है, पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, या आप बटे में 1 मान के इनको परिमेय संख्या पर भी कह सकते हो, लेकिन सामान्यतः अगर जो आप कहना चाहो तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है। अब हमसे इससे मतलब नहीं है कि 1 चर पर है, कि 2 चर पर है, कि x पर है, कि y पर है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि संख्याओं के आधार पर, कि जो भी चर के गुणांक है उनमें संख्याएं क्या आ रही है। जैसे मान लीजिए √5x + का √7y आ जाता है ना, या स्क्वायर लग जाता है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, अब देखिए क्या है, परिभाषा देखते हैं। संख्याओं के आधार पर बहुपद, जो संख्याएं चरों के गुणांकों के रूप में लिखी होती हैं, जो संख्याएं चरों के गुणांकों के रूप में लिखी होती हैं। चर क्या है आपके, देखिएगा यहाँ पर x y थे कि नहीं, x²y, तो इनके गुणांकों के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं उनके आधार पर बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। यानी जो संख्याएं चरों के गुणांकों के रूप में लिखी होती हैं उनके आधार पर बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर ए नंबर है आपका पूर्णांकों पर बहुपद, है ना। पूर्णांक पर देखिए, हो आपका प्राकृतिक संख्याओं पर भी बहुपद हो सकता है, लेकिन और पूर्ण संख्याओं पर भी बहुपद हो सकता है, लेकिन उनको हम लोग छोड़ के पूर्णांक पर पहुंचते हैं सीधे। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में भाई धनात्मक भी आ जाएगा, ऋणात्मक भी आ जाएगा। क्यों बोलिएगा, 3x अगर जो माइनस का 4y² अगर जो लिखा हुआ है तो ये माइनस लग गया कि नहीं। तो सीधे इससे अच्छा हम लोग कह देते हैं कि पूर्णांकों पर बहुपद, वो प्राकृतिक संख्याओं पर बहुपद और पूर्ण संख्याओं पर बहुपद बहुत छोटी चीज हो जाती है, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, सीधे पूर्णांकों से उठाते हैं। और किसी किसी बुक में आपका सीधे परिमेय संख्याओं से उठाया हुआ है। क्यों परिमेय संख्याओं से उठाया है? क्योंकि भाई अगर जो 3x² + का आपने सपोज दैट 2 लिखा हुआ है तो इसके बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो आपको पूर्णांक पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधे आप कहाँ पहुंच जाइए, सीधे आप पहुंच जाइए परिमेय संख्या पर, है ना। लेकिन हम लोगों ने फिर भी पूर्णांकों को इंक्लूड कर लिया हुआ, एक भाग पूर्णांकों पर बहुपद बांटा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं पूर्णांकों पर बहुपद, जब चरों के गुणांक में पूर्णांक संख्याएं आए, है ना, यानी जो भी चर दिए हों x y z उनमें उनके गुणांकों के रूप में जब पूर्णांक संख्याएं आए तो वो पूर्णांकों पर बहुपद होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 4x² + का 3x - 2, बोलिए भाई, आपका लिखा है 6y² + का 7, आपका लिखा हुआ है 7x² + का 2y - का z। भाई आपसे इससे मतलब नहीं है कि आपके चर कितने आ रहे हैं, हमको केवल बहुपद जानना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये पूर्णांकों पर बहुपद है, क्योंकि -2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 6 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणे में तो माइनस मतलब 1 है, गुणे में आगे माइनस लगा तो -1 मान सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा पूर्णांकों पर बहुपद हो गया। अब इसी को आप परिमेय संख्याओं पर भी बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिख ही सकते हैं ना, अगर जो आपने पीछे की कक्षाएं देखी हुई हैं, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर बांटते हैं, क्या कहता है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद। क्या कहता है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद। दूसरा नंबर है परिमेय संख्याओं पर बहुपद, जब चरों के गुणांकों के रूप में परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप की, है ना, p/q के रूप की। तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप, आपने लिखा मान लीजिए 7/5x² + का 6/7x, ठीक है ना, और प्लस का मान लीजिए आपने 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय हो गई, इसको भी आप परिमेय ही कह सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आपने लिखा 7x² + का 5/2y, ये भी हुआ भाई आपका,
ये भी परिमेय संख्याओं पर बहुपद हुआ, क्योंकि एक परिमेय संख्या आ गई है तो अब पूर्णांक पर तो इसको कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्णांक होता तो पूर्णांक पर कह देते। यहाँ पर आ गया परिमेय, एक जगह पूर्णांक आ गया तो हम सीधे कह देंगे कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है भाई, आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 5/3। बोलिए भाई, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपना पूर्णांक है। ये x स्क्वायर यहाँ पर हो गया है, तो x स्क्वायर को हटाकर हम लोग यक्स कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 2। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर यक्स कर लिया हुआ है ना, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5/3, क्योंकि x स्क्वायर रहा होता तो इसमें जुड़ गया होता, तो क्या मतलब अलग अलग लिखने का है कि नहीं। चलिए, अब देखिए वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है ना, किस पर? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद क्या होता है? जब चरों के गुणांकों में वास्तविक संख्याएं आए, जब चरों के गुणांकों में वास्तविक संख्याएं आए है ना, तो वो हमारा वास्तविक संख्याओं पर बहुपद होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। क्या आ सकती है? परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकता है ना। तो लेकिन हमारा अपरिमेय वाला छूट गया है, हम लोग वास्तविक के बाद उसको अपरिमेय वाले को तुरंत उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, वैसे होना चाहिए था इस जगह, लेकिन छूट गया हुआ है, तो उसके बाद कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद पहले देख लेते हैं। तो वास्तविक में क्या होता है? इसमें परिमेय भी होंगी, अपरिमेय भी होंगी। ठीक है भाई, तो उनको मिलाकर हम लोग वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कह देंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है √5x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपने लिख दिया 7x। अब बोलिए भाई, यहाँ पर एक अपरिमेय आ गई, एक परिमेय, और आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो उसको हम लोग वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कह दिए। मान लीजिए आपका लिखा होता √3y स्क्वायर है ना, अब माइनस का 6x लिखा होता। ठीक है, आपका लिखा होता √3 का y स्क्वायर और लिखा होता माइनस का √5z लिखा होता और प्लस का 6। ठीक है, देखिए हम लोग चर को बाहर रख रहे हैं, ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे क्यों बाहर रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, जब चरों के गुणांक में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप आ सकता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग कर ले रहे हैं अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद कब होगा? जब चरों के गुणांकों के रूप में अपरिमेय संख्याएं आए। गुणांकों के रूप में मतलब गुणांक में है ना, जैसे यक्स लिखा तो उसके गुणांक में कोई अपरिमेय संख्या, जैसे √5 है ना, √7 है ना, इस तरीके से, या 0.01 001 अपरिमेय तो जानते हैं ना आप लोग, पाई वगैरह इस तरीके से। ठीक, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे आपने लिखा होता यहाँ पर √2x प्लस 5, आपने लिखा होता √11y स्क्वायर प्लस का 7x है ना। चलिए, प्लस का 7x, तो भाई एक अपरिमेय आ गई है, तो अपरिमेय ही आपको कहना पड़ेगा। पूर्णांक तो आया, लेकिन पूर्णांक पर फिर तो नहीं कह सकते भाई, उससे बड़ा वाला उठाया जाएगा। ठीक है ना, या अगर जो आपको डाउट लग रहा है तो इसको भी अपरिमेय कर लीजिए, आप इसको भी आप अपरिमेय कर लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से काम लगाइए, लिखिएगा √7z प्लस का √3 है ना, लेकिन रूट का मान लीजिए 2z³ प्लस का 4, इस तरीके से भी हो सकती है भाई, हो सकता है कि नहीं? चीज़ें तो इस तरीके से भी हो सकती हैं। ये तो अपरिमेय हो गई, ये पूर्णांक हो गया, तो अपरिमेय संख्याओं पर हम लोग कह सकते हैं। या अपरिमेय संख्याओं पर कहने में अगर जो आपको अनुचित लग रहा है तो अपरिमेय अकेले कहने में थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम लोग इसको हटाकर केवल क्या करेंगे, √2z³ लिख दें। क्यों? अब देखिएगा बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर √2 आ गया है, क्या आ गया है? √2 आ गया है, तो ये अपरिमेय हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया या परिमेय। और अपरिमेय और पूर्णांकों के सम्मिलित रूप को हम लोग कहाँ कह देते हैं? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कह देते हैं। तो इसको हम अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद ना कह के अगर जो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहें तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा और हमारा पूर्ण तरीके से सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से 4 को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर केवल गुणांकों के रूप में केवल और केवल अपरिमेय ही
आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिमेय के साथ अगर जो अपरिमेय के साथ अगर जो परिमेय आ गया या पूर्णांक आ गया तो उसको आपको वास्तविक संख्याओं पर बहुपद में रखना पड़ेगा। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक, परिमेय, प्राकृतिक, है ना, अपरिमेय, सब सारी चीज़ें आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं पर, रियल नंबर्स पर, है कि नहीं। तो इसको इस वजह से हम लोग 4 यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर वास्तविक संख्याओं पर पहुँच जाएगा और हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इरेज कर दिया हुआ है। अब हमारा एकदम से चीज़ सही है। क्या लिखा है? √2z³, जो कि हमारी अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद हो जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी तेजी से थोड़ा सा देखते हैं। हमारा सबसे पहले था पूर्णांकों पर बहुपद, जिसमें चरों के गुणांक के साथ, मतलब गुणांक के रूप में क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे। फिर परिमेय संख्याओं पर बहुपद, यानी चर के जो भी गुणांक होंगे वो परिमेय संख्याओं के रूप के होंगे। ठीक है, और फिर अपरिमेय पढ़ना चाहिए था लेकिन गलती से छूट गया, तो हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं पर बहुपद पहले पढ़ लिए थे। तो हम लोग अभी देख लेते हैं फिलहाल अपरिमेय संख्याओं पर, परिमेय के बाद अपरिमेय संख्याओं पर, जिसमें केवल और केवल अपरिमेय संख्याएं किसके? चरों के गुणांकों के साथ, यानी चरों के गुणांकों के रूप में या चरों के गुणांकों में, जैसी आपको भाषा अच्छी लगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, जब चरों के गुणांकों में वास्तविक संख्या में रूट हो सकता है, उसके साथ परिमेय हो सकती है, यानी अपरिमेय और परिमेय का मिश्रित रूप हो सकता है, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्याओं पर रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, जो हम लोगों के कोर्स में एकदम एग्जैक्ट रूप से है। ठीक है, ये हम लोग समझ विकसित कर रहे थे बहुपद के बारे में, जो 9th का मैटर था। ठीक है।